अध्याय 11 क्लास 7th का है ये चैप्टर, जो कि साइंस का है। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र तक। हम रेशा का मतलब होता है धागा। जब भी कपड़ा जब ये है तो कपड़ा बना कैसे, तो ये सब रेशा से यानी धागों को मिला मिला करके जब इसको पिरोया गया तो ये क्या बन जाते हैं, वस्त्र बन जाते हैं। जैसे ये अगर हम एक धागा ले, इस प्रकार से हम धागा रख देते हैं, फिर एक दूसरा धागा किधर से इधर पहना पहना करके लाते ऐसे करके, और ऐसे ही बुनने से क्या हो जाती, वस्त्र बन जाते हैं। तो उसी को हम लोग को पढ़ना है कि पहले रेशा बनाते कैसे हैं, रेशा आता कहाँ से है, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। और उसके बाद रेशों से हम वस्त्र कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे ये पूरा मेरा ये सेशन ख़त्म होगा तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि रेशा से हम लोग वस्त्र तक कैसे पहुंच गए, कैसे लोग पहले स्टार्ट किए होंगे रेशा बनाना, कैसे दिमाग में आया होगा, ये सब के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो गई होगी। ठीक है, ये कब ऐसा होगा, जब हम लोग यहाँ पर रेशा से वस्त्र तक ये पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से देखेंगे तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने किसी को स्वेटर बुनते हुए अवश्य देखा होगा। स्वेटर आप लोग को अभी ठंडा के दिन आने वाला है। जैसे अभी दशहरा का सीज़न, अभी पितृपक्ष चल रहा है, फिर दशहरा का सीज़न आएगा तो इसके जस्ट बाद आपको ठंड स्टार्ट हो जाएगी। जब ठंड स्टार्ट हो जाएगा तो स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले सोचते हैं कि स्वेटर बुनाता कैसे, तो हम लोग घर में देखते हैं कि स्वेटर लोग बुनते हैं, स्कार्फ बुनते हैं, टोपी बुनते हैं जो बच्चों के लिए। ठीक है, दो गो कांटा ले लेंगे और उसमें ऊन को पिरो पिरो करके बुनते रहते हैं। तो वही कह रहा है आपने कि आपने किसी को स्वेटर बुनते अवश्य देखा होगा, या शायद आप में से किन्हीं को बुनना भी आता हो। ठीक है, यानी कि बताइए, जो भी हैं 7 में पढ़ने वाला स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसको स्वेटर बुनने भी आता है, थोड़ा बहुत आता हो। स्वेटर नहीं आते हो तो जो पैर पोंछने वाला होता है उसको भी वो लोग बुनते हैं, मतलब कि उसको भी बनाते हैं, तो उसका ज़रूर आता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे। स्वेटर बुनने के लिए जो ऊन हम बाज़ार से खरीदते हैं वह ऊन जिन रेशों का बना होता है, वे रेशों कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बताइए, जो हम स्वेटर बुनते हैं वो स्वेटर बुनने के लिए ऊन लाते होंगे। अब ये क्वेश्चन पूछे जा रही है कि बताइए वो ऊन का रेशे जिससे बनता है वो रेशा आखिर लाते कहाँ से हैं। आप जाड़े के दिनों में कंबल का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंबल कैसे बनते हैं। ये कंबल 2 प्रकार के होते हैं। जो एक कंबल वो जो हम लोग जो पहले जो गड़ता था ना उड़ने के उड़ने पर, ठीक है, जो वाइट टाइप का होता था, पूरा वाइट नहीं कहो, येलो टाइप, येलो और वाइट का मिक्स रूप में। ठीक है, और एक काला भी होता है। तो ये जो होते थे ना, ये गड़ता था। तो अब तो नहीं चलते हैं उतना, ये बहुत जो देखेंगे घर में बूढ़े लोग होंगे वो ज़रूर ये कंबल उड़ते होंगे। लेकिन अब जो कंबल का ना गया, कपड़ा का जो फर का बना होता है। ठीक है, तो हम उस कंबल के बारे में बता रहे हैं जो कंबल बूढ़े लोग अभी भी ओढ़ते हैं। यानी अक्सर उन्हीं लोग के पास मिलेगा। अगर बच्चों को दिया जाए वो कंबल तो छोड़ करके भाग जाएंगे, कहेंगे कि एक तो उसका से रोआ निकल करके हमारे शरीर पर आ जाता है, दूसरा ये भी बोलोगे कि बहुत गड़ता है। तो इसलिए वो कंबल हम बच्चे लोग अब नहीं ओढ़ते हैं। लेकिन अभी भी ये प्रचलन चलती आ रही है, जो बूढ़े लोग अभी भी ओढ़ करके मतलब ठंडे काटते हैं। तो ठीक है, तो उसी कंबल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हम ये ना पढ़ेंगे कि आज का डेट में जो फैंसी कंबल आ गया उसके बारे में, वो बारे में अभी नहीं पढ़ना है। कहता ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। क्या और भी कोई जंतु हैं जिनके बालों से ऊन के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। ऊन तो बोला जा रहा है कि ऊन हम लोग भेड़ से प्राप्त करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो पूछ रहा है क्या और भी ऐसे कोई जानवर हैं जिनके बालों से हम ऊन के रेशे प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। भेड़, पहले यही बात, इसको पूरा ट्रिमिंग करके सारे बाल को उतार दिए जाते हैं, मशीन में दिए जाते हैं, उसके बाद फिर इसको से ऊन बनाए जाते हैं। ये पहाड़ी बकरी हो गया, देखिए इसमें भी आपके बाल क्या हैं, ज़्यादा हैं। ये पहाड़ी बकरी कहें तो ध्यान रहे कि ये पहाड़ी के इलाका में, जो भी अब पहाड़ी इलाका है, जो भी जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का इलाका है,
उस वाले में हमेशा ठंड पड़ती है। जब ठंड पड़ती है तो जहाँ पर अगर ठंड ज़्यादा पड़ती है, समझिए वहाँ के जानवरों के बाल बड़े होते हैं। ये बाल बड़े होने से क्या होता है कि बाल जब बड़ा होता है तो उसके शरीर पर गर्मी लाती है, जिससे कि ठंड से उसे राहत पहुंचाती है। इसीलिए पहाड़ी इलाके वाले में जंतुओं ने जो भी जानवर हैं उसके ऊपर बाल ज़्यादा होते हैं। तो ये पहाड़ी बकरी है तो इसके पर भी बाल ज़्यादा हैं। जो ऊँट है इसके पर भी देखेंगे यहाँ पर बाल ज़्यादा है। एक लामा जानवर होता है, इस पर भी देखिए बाल ज़्यादा है। और एल्पैका भी एक जानवर है, ये भी इसके ऊपर क्या है, एक बहुत ज़्यादा बाल है। तो ये ऊन हमको इन सभी जानवरों से प्राप्त होगा। तो भेड़ के अलावे भी हमने देखा तो बकरी हुआ पहाड़ी बकरी, ऊँट से प्राप्त हुआ, लामा से प्राप्त हुआ, एल्पैका से प्राप्त हुआ। तो वही पूछा जा रहा था कि क्या हम भेड़ के अलावा और भी कोई जानवर हैं जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो आंसर आ रहा सही बात है, ऊन प्राप्त हम करते हैं। कहता भेड़ है, पहाड़ी बकरी है, ऊँट है, याक है, लामा है, एल्पैका है, और भी बहुत सारे जानवर होंगे आदि। और कुछ अन्य जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं। इन जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। इन सभी जंतुओं के बाल शरीर किससे ढके होते हैं, बाल से ढके होते हैं, और इन्हीं जंतुओं के बालों से हम ऊन की प्राप्ति करते हैं। क्या आप बता सकते हैं, देखिए याक यहाँ पर है और अंगोरा बकरी इसका तो बाल ही बाल है और ये याक है। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों है। अभी हमने बताया कि इसलिए क्योंकि ठंडे प्रदेश में है तो ठंड से बचने के लिए बाल रहता है, और बाल क्या करता है, शरीर को गर्माहट प्रदान करती है। बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बाल कैसे इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछी गई। तो बालों में के बीच वायु आसानी से भर जाती है। अब वायु ऊष्मा का कुचालक होते हैं। वायु क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब हुआ कि इस पार से उस पार जाने नहीं देगा। जैसे यहाँ पर क्या रहते बाल है, ये बाल के बीच में हवा भरा हुआ है। जब हवा भरा हुआ है तो इधर से अगर ठंड है और इधर में जानवर का शरीर है, ठीक है, तो ठंड को ये जो वायु भरा हुआ था ये आने नहीं देती है इधर। जब आने नहीं देगी तो बताइए गर्म का गर्म रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा कि बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर को गर्मी को रोके रखती है। शरीर की जो गर्मी रहती है उसे बाहर नहीं जाने देती है, या तो उल्टे भाषा में कहिए कि बाहर का जो ठंडा मौसम था उसका ठंडा वो उसके शरीर पर नहीं पड़ने देती है, और बाहर की ठंड को शरीर में जाने से रोक देती है। जो बाहर की ठंड है उसको शरीर में जाने से रोक देती है। कौन करती है इसे, बाल करता है। बाल में क्या भरा होता है, हवा भरा होता है, जिसके कारण से ऐसा होता है। हमारे देश में जिस प्रकार भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं उसी प्रकार बकरियों के भी अनेक नस्लें पाई जाती है। नस्लें का मतलब समझिए, देखिए जैसे आप लोग गाय देखे होंगे तो गाय कहते हैं कि देहाती गाय है, जर्सी गाय है, फिजिशियन है, कॉन्क्रेज है, ये सब गाय की वैरायटी है। उसी प्रकार से बकरियां का भी वैरायटी होती है, और वैरायटी हमारे सिप का भी होती है, यानी कि भेड़ का भी होती है। जैसे यहाँ पर अंगोरा बकरी देखा है, वहाँ पर पहाड़ी बकरी देखे, तो ये सब क्या है, नस्ल है बकरी की, मतलब कि उसकी वैरायटी है। जिनमें अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो अंगोरा नस्ल की जो बकरी है ये है, इसको से किस प्रकार का ऊन प्राप्त करेंगे, अंगोरा। तो याद करने में कोई दिक्कत कि अंगोरा नस्ल है तो यहाँ पर अंगोरा ऊन भी प्राप्त होगा। ये बकरियाँ जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बकरी ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये बकरी हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। प्रसिद्ध जो पश्मीना शॉल इन्हें बकरियों के मुलायम बालों से बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग फर कहते हैं। फर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम बात समझाते हैं। आप ऐसा देखेंगे जैकेट यानी कोट, जिसको ऊपर से तो प्लास्टिक है लेकिन नीचे में रुआ के जैसा ऐसा निकला हुआ रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं फर, ठीक है। जो पश्मीना शॉल बहुत महंगी आती है, ये बकरियों के रेशे से प्राप्त की जाती है, बकरियों के मुलायम बालों से प्राप्त की जाती है। वही क्या होते हैं, फ़र होते हैं। और हम लोग फ़र वाला जो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादा गर्मी रखता है, इसलिए हम लोग फ़र वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तिब्बत जो है ना वो चाइना उसको कब्जा कर लिया है, लेकिन वो तिब्बत अलग देश था, ठीक है। तो ये 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को अपने में मिला लिया। तो तिब्बत जो होता ना, ये हमारा जम्मू कश्मीर का, देखो ध्यान दो, ये वाला हम अगर देखें भारत का मैप है
तो ये वाला इस साइड में यहाँ पर तिब्बत है मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा इस प्रकार से ये हो गया लद्दाख। तो लद्दाख और तिब्बत तो दोनों मिला हुआ है। अरे हम लोग ना बांट के रखे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से दोनों सटे हैं, दोनों एक ही समान हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा याक मिलते हैं यहाँ के जंगलों में। जब यहाँ के जंगलों में याक मिलते हैं तो यहाँ पर याक की ऊन ही प्राप्त होगा। अब बताओ, जहाँ पर जो मिलेगा उसी वही चीज़ हमें प्राप्त होगा, जो नहीं मिलेगा उसको हम कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हमको याक मिल रहा था कहाँ पर, लद्दाख वाले, और फिर लद्दाख और कहाँ पर मिल रहे हैं ज़रा सा बताइए। तो हम कहेंगे लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में हमें कौन मिल रहा है, याक मिल रहा है। जब याक वहाँ पर मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ याक का ज़्यादा उन लोग पसंद भी करते होंगे और बहुत आसानी से लोग को मिल भी जाएंगे। कहता है इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जंतुओं से, ठीक है। तो अभी क्या ज़रूरत है कि हम रेशे जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं, क्या मैं और भी कीट से कर सकते हैं कि नहीं। कीट मतलब कीटाणु, थोड़ा बहुत छोटा जो कीट पतंग होता है उसको से, या फिर हम पेड़ पौधे से। अब उसके बारे में हम आगे बताएंगे। कहता है इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन रेशों को हम जांतव रेशा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि जांतव रेशा होता क्या है, तो बोलेंगे कि जो रेशा हम लोग जंतुओं से प्राप्त करते हैं वैसे रेशा को हम लोग जांतव रेशा कहते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। कहता है रेशम के रेशे भी रेशम कीट के कोकून से प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ से भी आ गया कि रेशम कीट के कोकून, जो उसका लार होता है ना, उसको से भी हम लोग प्राप्त करते हैं रेशम। तो रेशम के रेशे, जो रेशम का धागा है, वो हम कहेंगे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो बोलेंगे कि रेशम कीट के कोकून से प्राप्त करते हैं। ये ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे जापान के इलाका में, ठीक है। शहतूत पर ज़्यादा ये सब बना के रखता है, ठीक है। कहता मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली बकरियों में क्या अंतर है। बहुत अंतर है। मैदानी वाला बकरी के पास उतना ज़्यादा बाल नहीं होंगे, क्योंकि मैदानी भाग में ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, तो वहाँ बाल उसमें उतना नहीं होंगे। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए वहाँ के बकरियों में ज़्यादा बाल होंगी, ठीक है। तो यहाँ तो फ़र्क हमको मिल गया, ठीक है। कहता है क्या बता सकते हैं कि लामा और अल्पाका कहाँ पाए जाते हैं, और भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन कौन सी हैं। ये आपके होमवर्क में आप इसको खोज करके क्या करेंगे, नेट पर डालेंगे, ठीक है। कि क्या, अब इसका हम आंसर दे देंगे इसी वीडियो में, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, खोज करके डालेंगे कि लामा कहाँ प्राप्त किए जाते हैं और अल्पाका कहाँ मिलते हैं, दोनों कहाँ पाए जाते हैं। और ये भी बताना है कि भेड़ों की नस्लें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको बताने का प्रयास करें, वीडियो पॉज करके आप इसको बताइए। हमको तो इतना पता है कि आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग ज़रूर देख लिए होंगे। तो क्या बता सकते हैं कि अल्पाका कहाँ पाया जाता है, लामा। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए, हम अल्पाका के बारे में आपको बताते हैं। अल्पाका एक जानवर है जो कि आपका दक्षिण अमेरिका के हिस्से में पाया, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए ये आपको अगर हम मैप में दिखाना पसंद करेंगे तो थोड़ा सा हम इसे लेके चलते हैं क्रोम पे, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर खुलेगा ही, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर हम लिखते हैं वर्ल्ड मैप। इससे आपके आसानी होगी समझने में कि कहाँ पर कौन है, कैसे है, इसके बारे में, ठीक है। हम आते हैं इमेज पे। इमेज पर जैसे ही आ गए तो आपको हम दिखाते हैं ये वाला मैप। थोड़ा सा इसको क्लियर हो लीजिए, अभी ब्लर होगा। हाँ, लगता है ब्लर ही रहेगा क्या, 1 सेकेंड। चलिए दूसरा देखते हैं, ज़रूरत थोड़ी है कि वही रहेगा। चलिए यही देखते हैं यहाँ पर। 1 सेकेंड, नहीं होगा तो यहाँ पर उपाय भी है, बहुत सारे उपाय हैं, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया इमेज। मैं इसको आपको इमेज दिखाना चाह रहा हूँ। ओह सॉरी, हाँ देखिए आ गया। यहाँ पर आप सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पर मैं इसको पेन सेटअप करूँ। चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा,
ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है आपको साउथ अमेरिका। थोड़ा सा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको दिखाने में। 1 मिनट, कहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे? इसमें थोड़ा सा यही, इसे मैं समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ चलिए ठीक है, नीचे वाले पेज में करना पड़ेगा। पेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लेकर आ गए मैप को। अब आप समझिएगा, ये जो हमारे पास 7 महादेश मिलते हैं, ठीक है, 7 महादेश में ये है आपको उत्तरी अमेरिका महादेश। ये कौन सा महादेश है? उत्तरी अमेरिका महादेश। ये आपका है दक्षिणी अमेरिका महादेश। ये आपको दिखेगा अफ्रीका महादेश, सॉरी, ये दिखेगा आपको यहाँ तक, ये दिखेगा आपको अफ्रीका महादेश। इधर से आपको दिखेगा, इधर 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 रसिया का आधा भाग से लेकर के इंडोनेशिया, ये सब दिखेगा आपको एशिया वाला भाग। ये आपको जो बच गया इधर में, ये सब आपको दिखेंगे यूरोप वाले भाग। और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया वाला भाग। और नीचे में आपका आइसबर्ग आता है, ये आपका आता है अंटार्कटिका महादेश। तो देखिए यहाँ पर कितने महादेश के बारे में हमने जाना? 7 महादेश। पहले ये है उत्तरी महादेश, उत्तरी अमेरिका, इसको लिख देते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश, याद रखना है। इसके बाद हम नीचे जो देख रहे हैं, ये हमारा है दक्षिणी महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अमेरिका। ये आ जाता है अफ्रीका, जो सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका। ये आपका दिखेगा एशिया महादेश। और ये आपका दिखेगा यूरोप महादेश। और ये आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया महादेश। देखिएगा अभी आपको 6 दिखा होगा। और एक आपका अंटार्कटिका आपको नीचे में दिखेगा, जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा अंटार्कटिका महादेश। तो साउथ में जब है, जो हम लोग पहले हुए अल्पेका के बारे में सोच रहे थे, तो अल्पेका जो मिलता है ये दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रेणी इधर है, एंडीज। ये वाला जो आपको दिख रहा है चिली एक देश है। ये कौन सा देश है? यहाँ पर चिली देश है। तो चिली देश जो दिख रहा है, चिली नाम में है। और इसका देखिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा उसको बड़ा कर दे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो आपका जो यहाँ से देश जो है ना, ये वाला चिली है। ये एकदम यहाँ तक आपको दिखेगा। तो मिर्च, ऐसे भी चिली का मतलब होता है मिर्चा, और मिर्चा के जैसा ये लंबा भी है। तो ये आपका देश है। इसी देश के हम बॉर्डर पे देखते हैं ना, इधर में ये साइड से, तो ऐसे करके एक है पर्वतमाला। जिस प्रकार से हमारे भारत के उत्तर में हिमालय है, तो चिली की ये जो किनारे किनारे आपको एंडीज पर्वतमाला दिखती हैं। तो इसी एंडीज पर्वतमाला के पहाड़ियों में और घाटियों में अल्पेका रहता है, और यहीं पर लामा भी रहता है। दोनों जानवर यहीं पर मिलेंगे, अल्पेका भी और लामा भी। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा दिख रहा है 7 महादेश में, दक्षिणी अमेरिका महादेश वाले इलाका में ये वाला पार्ट में हमको मिलता है एंडीज पर्वतमाला, और इसी पर्वतमाला के पहाड़ियों में घाटियों में अल्पेका भी मिलता है, और साथ ही साथ कौन मिलता है? लामा जानवर भी मिलता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बात और करते हैं, भेड़ों की नस्ल की बात करें। भेड़ों की नस्ल बहुत होती हैं, जिसमें कि आपको लगभग 44 टाइप का मिलेगा। 44 टाइप का होता है भेड़ों की नस्ल, जिसमें कुछ तो होते हैं ऐसे जो मारवाड़ी और दक्कनी होती है। मारवाड़ी का मतलब जो मराठी में पाई जाती हैं, मारवाड़ी, और फिर दक्कनी, दक्कनी का मतलब दक्कन का पेठा। जैसे कि ये अगर अब लोग समझ में आ रहा होगा कि भारत का हम ये निचला हिस्सा बना रहे, निचले हिस्से में ये वाला जो आपका एक प्लेटू है, मतलब पठार होता है, और इस पठार को हम लोग बोलते हैं दक्कन का पठार। जब ये दक्कन का पठार वाले इलाका में जो भेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, वही कहलाता है मारवाड़ी। एक होता है चोकला, ठीक है, जो राजस्थान में पाए जाते हैं। एक होता है नीलगिरी, जो दक्षिण भारत में के जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में है, यहाँ पर पाई जाती हैं। डेकनी, लोही, ठीक है, रामपुरी, ये सब बहुत सारे होते हैं, यानी कि कहना नहीं है कि कितना होता है।
44 होते हैं, समझिए, याद रखिएगा। तो आप इतना नाम याद रखने से अच्छा है कि आप याद रखिए कि भेड़ के टोटल नस्ल लगभग भारत में, सिर्फ भारत में 44 टाइप के पाए जाते हैं। सोचिए, 44 तरह के हमें पाई जाती हैं नस्लें भेड़ की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन था पता चल गया। एल्पेका कहाँ पाया जाता है बताइए तो, तब बोलिएगा ना कि दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में कौन कौन, एल्पेका और लामा दोनों। भारतीय की नस्लें कौन कौन सी हैं, तो बहुत सारे हैं, कितना लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 44 प्रकार के नस्लें हैं, जो डेकनी, लोही, रामपुरी, नालवान, बारगवर, पाटनवाड़ी, ठीक है, नीलगिरी, इस हो गया। फिर क्या बताए थे, मारवाड़ी और दक्कनी बताए थे, चोकला बताए थे। तो ये सब आपके भेड़ों के नस्लें भी होती हैं। आप इसको बारे में आपको क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बस आपसे ये चीज़ क्वेश्चन बीच में अराइज किया था कि आप बता सकते हो या नहीं। इसको नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जान जाओगे तो अच्छी भी बात हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं रेशो से ऊन प्राप्त करना, कैसे हम लोग रेशो से ऊन प्राप्त करते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। कहते रेशो से ऊन प्राप्त करना ये कैसे होते हैं। कहते रेशो से आपने भेड़ों के झुंड को खेतों में चरते देखा होगा, बोलिए देखा है आप लोगों ने भेड़ों को चरते खेत में देखा है। तो बिल्कुल हमने देखा है। अभी हम सिवान ज़िला से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो सिवान ज़िले में जो वीडियो बनाए तो यहाँ पर हम जाते हुए देखते हैं कि भेड़ एक पोखरे में चरते रहता है। तो अभी भेड़ क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ये घास भूसा ही खाते हैं, इसके सिवा कभी भी ये मांस नहीं खाएगा, याद रखिए, क्योंकि ये शाकाहारी है। शाकाहारी को हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस इंग्लिश में, ठीक है। वह घास तथा पत्तियां पसंद करती हैं, ठीक है। फलतः भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त मक्का, ज्वार, दालें, खली भी खिलाते हैं, ठीक है। अब बताइए, घास तो हमेशा मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम उस भेड़ों को चारा के टाइप पर घर का मक्का, ज्वार, दालें, ये सब भी हम उसको दे सकते हैं। कहता ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, ठीक है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संशोधित करके ऊन बनाई जाती है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है और जिसके चरण निम्न हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे। कहता हम लोग भेड़ पालते क्यों हैं, तो पहले क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भेड़ क्यों पालते हो, तो बोलेगा सब लोग कि सर भेड़ तो हम लोग पालते हैं किसके लिए, बालों के लिए, जिससे हम ऊन प्राप्त करेंगे। तो ऊन कैसे प्राप्त करेंगे, बालों को कटाई करेंगे, बालों को कटाई करके उसको हम सुखाएंगे, मशीन में भेजेंगे, लंबी प्रक्रिया है। तो हम लोग चलते हैं सभी प्रक्रिया को देखते हुए और हम लोग सीखेंगे कि भेड़ के बाल से कैसे हम ऊन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखे होंगे कि एक हाथ में एक बाल की कटाई की मशीन रखी हुई है, हम लोग ट्रिमर भी इसे बोल सकते हैं, जो आज के डेट में सभी के घर में ट्रिमर होगा। जो बड़े भैया लोग या फिर पिताजी होंगे वो सब क्या करते होंगे, बाल दाढ़ी बनाने के लिए रखते होंगे। कहता है भेड़ के बालों की कटाई हम लोग इसको देख रहे हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले करेंगे बालों की कटाई यानी शेयरिंग। कहता भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं, दाढ़ी के पास के रूखे बाल और त्वचा के पास निकट मुलायम बाल। जो दाढ़ी के पास तो दिखेंगे ना, ये वाला बाल, ये बाल उसका बहुत हार्ड होता है, और ये सब बाल जो त्वचा पर हैं, ये बाल क्या होते हैं, उसके मुलायम होते हैं। तो 2 तरह के यहाँ पर हमें बाल देखने को मिले, किसके ऊपर, भेड़ के ऊपर में 2 प्रकार के बाल। इन बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उसी प्रकार उतार लिया जाता है जैसे आपके घरों में आपके पिताजी दाढ़ी बनाते हैं। यह प्रक्रिया बालों की कटाई यानी शेयरिंग कहलाती है। क्या बोला, बालों को उसकी त्वचा पर से एक ऐसी परत उतार लेते हैं, बाल ऐसे उतार लेते हैं जैसे कि देखते हुए घर में पिताजी हों या भैया हों, क्या होते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं। उसी प्रकार से इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कटाई, बालों की कटाई। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, क्यों, समझो। अगर हम ये सोचो भेड़ के पर से हम ठंडे के दिन में अगर बाल कटाई कर ले तो इससे क्या होगी, ये बेचारा तो ठंडा से मर जाएगा, क्योंकि ये ठंडा, इसका जो बाल है ठंडों से बचाव करता है, ठंडों से बचाव करता है, इसीलिए इसको बाल को छोड़ करके गर्मियों में काटते हैं। कहीं गर्मी में ठंडा लगेगी ही नहीं, तो बाल इसको आसानी से उतार लेते हैं। सोचिए, यानी ठंडा में इतना लोग ये सब इतना अच्छे होते हैं कि लोग इसका भी ख्याल रखते हैं। नहीं तो आज के डेट में क्या होगा कि लोग इतना क्रूर होते जा रहे हैं
कि भाड़ में जाए तुम्हारा ये, ठीक है, क्या करता है पता है, सीधा सीधा ये बाल उतार लेगा ठंडा में। अगर ठंड में ज़्यादा डिमांड आ गई ना कि हमको कंबल आज चाहिए इतना सारा, सारे भेड़ पर से बाल उतार लेगा। लेकिन ये इन लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो लोग इनके इसके भी देख रेख के हिसाब से काम करते हैं कि ठंड अगर है तो बाल नहीं उतारते हैं इसमें से, ठीक है। अब देखिए, सामान्यतः हम लोग बालों को गर्मी के मौसम में ही काटते हैं, समझ में आ गया क्यों? ताकि भेड़ बालों को सुरक्षात्मक आवरण नहीं कर रहने पर वे जीवित रह सकें, ठीक है। ताकि भेड़ बालों को, देखो अब तो गर्मी में क्यों, ताकि भेड़ जो है ना सुरक्षात्मक आवरण नहीं रहेगा फिर भी जिंदा रहेगा, क्यों? क्योंकि गर्मी में ठंडा नहीं लगता है। भेड़ के बाल फिर से उसी प्रकार उग जाते हैं और जैसे बाल कटाई के बाद आपके बाल उगाते हैं, आपका भी तो बाल कटाता होगा और उसके बाद देखते हैं कि बाल फिर कुछ दिनों के बाद उग जाते हैं। इसी प्रकार से भेड़ के भी बाल कुछ दिनों में उग जाते हैं। अब तो हम ये काट लेंगे, काटने के बाद क्या करेंगे, वो गंदा भी तो होगा, तो पहले हम उसको धोएंगे, साफ पूरा अच्छे तरीके से उसको धोएंगे। तो यानी कि सकरिंग और वॉशिंग यानी कि सफाई और धुनाई हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों मिल करके उस बाल को, कटे हुए बाल को इसमें रखें और उसके बाद इसको धोने में लगे हुए हैं। उतारे गए बालों को विभिन्न टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि उनसे चिकनाई, धूल और गंदगी निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। अभिमार्जन कहलाती है। कौन सा प्रक्रिया? तो बोलेंगे कि उतारे गए माने कि बालों को, भेड़ के बालों को टंकियों में डालकर अच्छे तरीके से धोया जाता है और उससे चिकनाई, धूल और गंदगी निकल जाए। इसी प्रक्रिया को, यानी कि धूल, चिकनाई, गंदगी को निकालने के लिए जो उसको धोया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को अभिमार्जन कहलाते हैं। आजकल यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले लोग हाथ से ही करते थे, लेकिन आज क्या है, मशीन में डाल देंगे, धोआ जाएगा और फिर मशीन से ही हम क्या होगा, रोल करके सूखा हुआ निकल जाएगा। तो कहता है आजकल हम यह कार्य मशीनों द्वारा करते हैं और इसके पश्चात यानी बाद में, पश्चात का मतलब होता है बाद में, इन्हें विभिन्न रोलर और ड्रायर से गुजारा जाता है। रोलर का मतलब होता है कि एकदम इसको अति करते करते पतला करते करते लेकर के जाएगा, रोल करते जाएगा, और ड्रायर का मतलब सुखा देता है, उसको सुखा करके बाल बाहर में निकालता है। आपको ज्ञात होगा कि भेड़ के बाल भी पिताजी के दाढ़ी की तरह प्रतिदिन या सप्ताह या माह में बनाए जाते हैं। यह वर्ष में एक बार होता है। ऐसा क्यों? जैसे सोचो कि तुम्हारे पिताजी जब दाढ़ी बनाते होंगे, ठीक है, तो वो तो सप्ताह में ही बना देते हैं, लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि बताइए सप्ताह में बनाए जाते हैं ज़रूर, लेकिन भेड़ को ऐसा हम लोग क्या है कि जो वर्ष में एक ही बार बनाते हैं। तो देखो, हम लोग का जब बाल होता है, छोटा छोटा बाल होता है, तो उतारते जाते हैं हमेशा। अगर सोचो मैं इतना उतना उतारेंगे तो बताए कि बन पाएगा अच्छा से ऊन नहीं ना, तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा होने देंगे। और साथ ही साथ होता है कि अगर हम लोग हमेशा उतारते जाएंगे तो बेचारा को ठंडा में क्या होगी, ठंड लग जाएगी, मर जाएगा वो। तो जब जानवर रहेगा ही नहीं तो उससे हमको भेड़ के ऊन प्राप्त कहाँ से होंगे? ये ऐसा भी हमारा कारण होता है। आप लोग ये सब चीज़ को जानते होंगे पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। कहता आपके पिताजी दाढ़ी बनाने के पश्चात एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करते हैं, तब क्या भेड़ों को भी बाल कटाई के बाद तुरंत बाद इसकी ज़रूरत होगी? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे ही हम लोग बाल जब दाढ़ी बनाते हैं या हजामत बनाते हैं तो देखते होंगे लिक्विड डालता होगा या फिटकिरी से रगड़ते होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से कहता है कि जब हम इसके भी बाल को अगर निकालते हैं तो इसको पर भी हम लोग क्या करना चाहिए, इसके पर भी एंटीसेप्टिक घोल लगा देना चाहिए ताकि इसको भी कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की बीमारी ना हो सके। जिस प्रकार आप अपने गंदे बाल को साबुन या शैम्पू से साफ़ करते हैं, क्या उसी प्रकार से भेड़ के बालों को भी साफ़ करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। ये सब साफ़ सुथरा रहने से क्या होगा कि आप भी बीमारी से बचोगे और भेड़ भी बीमारी से बचा रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है उसको साफ़ कर रखने से। ऐसे भी सोचिए, साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमेशा दिनचर्या भी अच्छा रहेगा, दिन की शुरुआत अच्छी होगी और आपको भी देखने में अच्छे लगेंगे, ठीक है, और आपको मतलब बढ़िया लगेगा। इस प्रकार से आप अपना हाइजीन्स का भी ध्यान रखते हैं जब साफ़ सुथरा रहते हैं। तो छटाई क्या होती है? अब बताइए कि हर तरह के बाल का हमको यूज पड़ेगा क्या?
कुछ ख़राब भी होगा उसको हम क्या कर देंगे, हटा भी सकते हैं। तो अब पहले बात क्या की है, बाल को काटे, दूसरा क्या ये धो लिए, धोने का सुखा भी लिए। अब तीसरी बात करेंगे उसको सॉर्टिंग, छटाई करेंगे। अभी मार्जन के पश्चात, अभी मार्जन का मतलब धुलाई के बाद सूखे बालों की छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिए जाते हैं। जो रोमिल और रोएदार जो बाल होता है ना, उसे कारखानों में भेज देते हैं, जहाँ विभिन्न गिठान वाले बालों को पृथक किया जाता है। पृथक मतलब कि अलग अलग किया जाता है। बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिए जाते हैं, जो गांठ या बर कहलाते हैं। यह बर या गांठ कभी कभी स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, कहते होंगे ना, रूसी फेंक दिया स्वेटर में, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, छोटा छोटा बाल होता है, यही क्या होता है, उसमें छूट जाता है। और छूट जाता है बाद में हमारे स्वेटर से बार बार निकल जाता है। कहते हैं कि कितना ख़राब दे दिए आप लोग, मतलब ये ऊन जो कि इसमें से क्या निकल गया, रुआ निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को छटाई कर लेना होता है, ताकि हमें स्वेटर बने, जैकेट बने तो उसमें रूसी ना निकले और बढ़िया क्वालिटी का बने। तो याद रखिए, जो कपड़ा कहता होगा देख करके कि नहीं ये कपड़ा बहुत बढ़िया, इसमें रूसी नहीं निकलेगा, तो समझ लीजिए कि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के है, उसमें बहुत छटाई करने के बाद उसमें से निकाला गया है, ठीक है। तो रूसी समझ में आ गया, रूसी क्यों होते हैं, क्योंकि वो वाला कुछ छूट जाता है, बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता है। कहता आपके स्वेटर पर बर निकल आते हैं, तब आप क्या करते हैं, तो धीरे करके नोचते हैं ना, तो फिर आयरन देते हैं ताकि वो फिर छटाई ख़त्म हो जाए। तो अब आगे आता है कि छटाई तो हम लोग कर लिए, फिर उसके बाद कहता है बालों को सुखाना, यानी कि ड्राइंग करना है, ठीक है। कहता है छटाई के बाद रेशों को पुनः धोकर सुखा लिया जाता है। पहले बात क्या किया, कटाई किया, फिर उसके बाद क्या किया, धोआई किया, धुलाई के बाद क्या हुआ, फिर से ड्राइंग किया, तो उसमें भी रोल बना करके, फिर उसके बाद छटाई किए, छटाई करने के बाद फिर से उसको धो करके और फिर से उसको सुखाएंगे, डाइंग करेंगे, ठीक है। अब है डाइंग करने के बाद क्या होगा, डेइंग करना, डेइंग मतलब पेंट रंगाई करेंगे। भेड़ तथा बकरी के उन सामान्यतः काली चाहे भूरी तथा सफ़ेद होती है, इसके सिवा और दूसरी कलर के नहीं। लेकिन अगर हमको पीला कलर चाहिए तो क्या करेंगे, हमको फिर कलर करना पड़ेगा ना। तो ये कहता है अतः रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, ताकि मनचाहे रंग भी हम प्राप्त कर सकें। लेकिन कोई पूछेगा भेड़ बकरी का ऊन सामान्यतः किस तरह का होता था, तो आप बोलेंगे कि जो भेड़ बकरी का जो ऊन होता था, या तो काली होती थी, या तो भूरी होती थी, या तो सफ़ेद होती थी, ठीक है। लेकिन हमको कलर चाहिए अगर लाल, तो क्या करेंगे, रंगना पड़ेगा, रंगाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपने बहुत इसके बाद में सीखा, ठीक है। तो क्या आपने किसी व्यक्ति को बाल रंगते देखा है, तो बिल्कुल देखें। किसी का बाल पक जाता है तो क्या करते हैं, लाते हैं नीपुर और उसके बाद जाकर उसको रंग लेते हैं, डाइंग कर लेते हैं, कहते हैं कि आप बाल काला लग रहा है। कोई लाल भी बाल करवा लेता है। तो जैसा भी उसकी इच्छा होती है उस तरह के कलर ला करके डाइंग कर सकते हैं। जब जैसे डाइंग कर लेगा ना, तो यानी रंगाई कर लेगा, उस कलर का उसका हो जाएगा मनचाहा पसंद। तो कह रहे वाह मैं तो आज अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है। रेशों को सीधा करके सुलझाना, यानी कि स्ट्रेनिंग, जो स्ट्रेटनिंग करेंगे ना, वो सीधा करेंगे ना रेशों को। अभी कैसे करते हैं उसके लिए सोचो। कहता है रंगे रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है, ठीक है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने के उपयोग किए जाते हैं। देखो पहले इसको क्या करता है कि जैसे ही मतलब रंग दिया, रंगाई कर दिया, तो ये कपड़े को यानी रेशों का करे पूरा टाइट करके एकदम लपेट कर देगा, टाइट करके सुखाएगा। तो टाइट करके सुखाएगा ना, तो यही क्या हो जाएगा, ये एक तरह से मान लो कि सीधा हो जाता है कपड़ा। जब सीधा कपड़ा होगा तो इसमें से लंबा रेशा कुछ निकलेगा, कुछ छोटा निकलेगा। जो लंबा रेशा होगा उसको स्वेटरों के ऊन के रूप में हम उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। और जो छोटा रेशा बच गया, उसको से हम ऊनी वस्त्र, जैसे कि हम लोग मफलर, टोपी जो मशीन में बनता है, वो सब बुनने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। सोचो एक चीज़ बर्बाद नहीं होने दे रहा है बाबू। लंबा है उसको स्वेटर बनाने के लिए जो ऊन हमको प्राप्त होता है, और छोटा रेशा है उससे ऊनी वस्त्र, जैसे आप समझते होंगे इनर वेयर जो होता है ना, वेस्ट बंगाल से का तो इनर, ठीक है, ठंडा में जो पहनते हैं, तो वो सब बनाने का काम लिए जाते हैं। ऊन के लंबे धागे एक दूसरे से उलझ जाते हैं, तब क्या करते हैं,
ठीक है, बताइए, आप तो इसको बात समझ में आता होगा कि ऊन का लंबा धागा आपके पास है, एक दूसरे से उलझ जाएंगे तब क्या करेंगे? स्वेटर बुनते समय ऊन के धागों को सुलझाए रखने के लिए उन्हें कैसे रखते हैं बताइए? स्वेटर बुनेंगे और ऊन के धागा सुलझाए मतलब कि उलझ ना जाए, उसको अलग अलग कैसे रखते हैं? तो दोनों को एकदम गोल 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 बांध लेते हैं और एगो अलग छोड़ते हैं, वो अलग छोड़ते हैं। अब बार बार दोनों को अलग अलग रख करके इधर से ऊन दोनों कांटों में लगा करके हम स्वेटर बुनते रहते हैं, नहीं करते हैं? आप लोग तो ये सब देखते होंगे आराम से। अब आपका आता है सात, बुनाई यानी वेविंग। सबसे पहले पहला बताइए, पहला क्या था? पहला कटाई था। दूसरा क्या था, जल्दी बताइए? दूसरा हम देखेंगे उसको धुआई था। तीसरा क्या था? तो उसके बाद छटाई मतलब कि छाटे थे। फिर चौथा क्या था? फिर सुखाए मतलब कि फिर से धोए थे। और कितना चौथा? पाँचवा क्या था? तो पाँचवा आपका होगा रंगाई। और छठा क्या था? रेशे को सीधा करना था, रेशे को सीधा करना था। जब रेशा सीधा रह जाएगा तो अब उसे हम लोग बुनाई कर लेंगे, वीविंग कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि अब हम कुछ भी जो बनाना चाहते हैं वो हम अब बना सकते हैं। तो कहता है वीविंग, हाथों से या मशीनों द्वारा ऊनों को बुनाई कर ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये हम लोग सब लोग करके देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह चिन्ह किसका पहचान है? तो यह है वूल मार्का, जो कि कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। जब आप स्वेटर या कंबल या अन्य ऊनी वस्त्र छूते हैं तब आपको ये गर्म महसूस होते हैं। ठंडे के दिनों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऊनी रेशों के फैलाव में हवा रुकी रहती है जो ऊष्मारोधी का कार्य करती है, जिसके कारण ऊनी कपड़े हमें गर्म पड़ते हैं। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, आपको पहले ही बता दिए थे कि क्या करता है कि ऊनी वस्त्र में क्या होता है? ऊन होता है। ऊन क्या होता है? थोड़ा सा फैला होता है। उसमें क्या होता है? हवा भर जाता है। हवा भरता है तो हवा क्या करता है कि उष्मारोधी होता है। उष्मारोधी का मतलब उष्मा का कुचालक होता है। ये बाहर वाले ठंडा को अंदर प्रवेश नहीं करता और अंदर वाला गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है। तो इस प्रकार हमें ऊनी वस्त्र हमें पहनने से हमें शरीर को गर्मी प्रदान होती है। अब आता है व्यवसायिक संकट। अब ये कारण क्या है? उन उद्योग की छटाई विभाग में काम करने वालों का कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। जो ऊन छटाई जहाँ पे करता है ना, उसमें बहुत टेंशन होता है, उसमें एक बीमारी लग जाती है। ठीक है, जिसके कारण से इसे शॉर्टेज डिजीज भी कहा जाता है। किसी भी उद्योग में ऐसे जोखिम को झेलने व्यवसायिक संकट कहलाता है। अब बताओ, जिसको पता है कि इसमें जाएंगे बीमारी हो जाएगा तो लोग पहले जाना चाहेंगे? कोई नहीं जाना चाहेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जोखिम भरा है। तो इसमें अब हम कह सकते हैं ये जो व्यवसाय है, यह व्यवसाय हमको जोखिम भरा लगता है, ये ठीक नहीं है, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे सोच करके लोग क्या करेंगे? ये चीज़ नहीं जाएंगे तो व्यवसाय संकट में ना आएगा। तो संकट में आएगा तो देखो, सही बात है, कहा गया है कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी होती है। तो बताइए कि जब ये छटाई होने लगेगा, लोग नहीं जाने लगेंगे, अच्छा नहीं रहेगा उसमें जाना, तो लोग नहीं जब जाएंगे तो ऊन की मात्रा कम नहीं लगेगा, तो ऊन का कम्बल कम नहीं लगेगा। तो बताइए, आज के डेट में उनका कम्बल मिलता है क्या? उतना नहीं ना। तो लोग क्या कर दिए हैं? दूसरा चीज़ पर भी शिफ्ट होते चले गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना है रेशम। रेशम की खोज के बारे में पढ़ेंगे, रेशम का जीवन चक्र पढ़ेंगे। हम लोग रेशम के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे ज़्यादातर डिटेल्स में, और इसके बाद ही अच्छा रहेगा, क्योंकि न तो फिर आप कहोगे तो मैं एक ही पढ़ा दूंगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें पढ़ाया जाए, क्योंकि वीडियो 37 मिनट का हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा। तो आज का इतना ही रहने देंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो कि कल हमको अगला क्लास होगा रेशम पर। तब तक के लिए जय हिंद। अपने क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखना, एक आध दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।